हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का क्लास में स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक जीन जैक्स रूसो के बारे में। इससे पूर्व की क्लास में हमने रूसो के जीवन परिचय के बारे में जाना, उनके द्वारा रचित विभिन्न ग्रंथों के बारे में जाना। उन्होंने 2 निबंधों की भी रचना करी थी डिज़ाइन की अकादमी के पुरस्कार के लिए, उसके बारे में भी हमने जाना। इसके साथ साथ उनकी विचारधारा का मूल तत्व मानव की समानता और मानव मात्र की महत्ता की जो है उन्होंने उल्लेख किया था, उस संदर्भ में भी हमने बात करी। आज हम बात करेंगे रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में। रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत। रूसो से पूर्व थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक ने भी जो है सामाजिक समझौता का निर्माण किया और ये माना कि सामाजिक समझौते सिद्धांत के माध्यम से जो है राज्य नामक संस्था का निर्माण हुआ। लॉक और हॉब्स ने जो है सामाजिक समझौते के साथ साथ मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था का विस्तृत उल्लेख किया। इसी प्रकार रूसो ने भी जो है सामाजिक समझौते में मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था का जो है उल्लेख किया है। रूसो के मानव स्वभाव संबंधी विचारों का जो वर्णन है वो उनके उन 2 लेखों में मिलता है जो उन्होंने डिज़ाइन की अकादमी के लिए लिखे थे। उसमें पहला है विज्ञान और कला के प्रादुर्भाव से नैतिक गुणों का ह्रास, और दूसरा है असमानता की उत्पत्ति की आधारशिला। तो इन 2 लेखों में जो है रूसो ने मानव स्वभाव की व्याख्या करी। रूसो का जो है मानव स्वभाव की व्याख्या थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक से बिल्कुल अलग थी। थॉमस हॉब्स ने ये माना था कि मानव जो है स्वभाव से झगड़ालू प्राणी होता है, ईर्ष्यालु प्राणी होता है, वो जो है सदैव हिंसा का प्रयोग करता है और वो जो है सदैव दूसरे व्यक्तियों से ईर्ष्या करता है। तो उन्होंने ऐसा माना था। रूसो ने ऐसा नहीं माना। रूसो का ये मानना था कि यदि मनुष्य स्वभाव से ऐसा झगड़ालू, ईर्ष्यालु या जो है भ्रष्ट प्राणी होता, हिंसक प्राणी होता, तो मानव संतति जो है अब तक समाप्त हो गई होती, या मनुष्य जो है अपने परिवारजनों के जो है निधन पर शोक व्यक्त नहीं करता बल्कि हर्ष व्यक्त करता। जबकि लॉक ने जो है मानव स्वभाव के बारे में ये माना कि मनुष्य जो है शांति प्रिय प्राणी है, वो नैतिक प्राणी है, दयालु प्राणी है। रूसो की विचारधारा इससे बिल्कुल अलग थी। रूसो का ये मानना था कि मानव जो है वो विवेक के आधार पर मनुष्य का जीवन संचालित नहीं था, बल्कि मनुष्य जो है भावनाओं के आधार पर उसका जीवन संचालित था, और भावनाओं में उसका जीवन जो था सबसे मुख्य जो भावना थी वो थी आत्मरक्षा की भावना और सुख प्राप्त करने की भावना। दूसरी जो भावना थी उसके जीवन में वो थी दया भावना, अर्थात प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति सिर्फ आत्मरक्षा और सुख की प्राप्ति के लिए अपना जीवन व्यतीत करता था। बहुत ही सिंपल तरीके से वो जो है बहुत ही सीमित आवश्यकताओं के साथ अपना जीवन व्यतीत करता था। उस समय ना तो वो किसी से ईर्ष्या करता था, ना किसी से द्वेष रखता था, ना किसी से प्रतियोगिता करता था, और ना ही वो हिंसा का प्रयोग करता था। अर्थात रूसो ने आदिम अवस्था में मनुष्य को जो है आदर्श बर्बर की जो है उपमा दी, और ये माना कि व्यक्ति बर्बर तो था, जंगली तो था, लेकिन वो आदर्श था। अर्थात वो किसी से द्वेष भाव नहीं रखता था, किसी से ईर्ष्या भाव नहीं रखता था, किसी के प्रति कपट उसके मन में नहीं था, और ना ही किसी प्रकार की प्रतियोगिता उसके मन में थी, बल्कि वो जो है सादा जीवन व्यतीत करता था, संतुष्ट रहता था, बहुत ही स्वतंत्रतापूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता था, बहुत ही साधारण तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हुए वो जो है सुख की प्राप्ति करता था। प्राकृतिक अवस्था के संदर्भ में रूसो की विचारधारा यह है कि वो ना तो ये मानता है हॉब्स की तरह कि प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से झगड़ा था, या प्राकृतिक अवस्था जो थी वो संघर्ष की अवस्था थी, ना तो वो ऐसे मानता है, और ना ही वो ये मानते हैं कि प्राकृतिक अवस्था लोक की तरह या लोक की मान्यता के अनुसार पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण और नैतिक अवस्था थी। प्राकृतिक अवस्था के संदर्भ में रूसो का ये मानना है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति जो था वो पशु तुल्य अपना जीवन व्यतीत करता था, बहुत ही साधारण तरीके से अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए अपना जीवन व्यतीत करता था। और उन्होंने ये भी कहा कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति की जो अवस्था थी वो वर्तमान जो सामाजिक अवस्था है या वर्तमान जो राजनीतिक अवस्था है उससे कहीं ज़्यादा अच्छी थी। अर्थात प्राकृतिक अवस्था से तुलना वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक अवस्था की जा सकती है।
इसके साथ साथ प्राकृतिक अवस्था के बारे में उनका ये भी मानना है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य जो था वो पूर्ण स्वतंत्र था, संतुष्ट था और सुखी था, अर्थात वो स्वतंत्रतापूर्वक कहीं भी विचरण करता था। इसके साथ साथ वो कुछ भी जो है उपभोग, जो सृष्टि से जो उपभोग करना होता था उसको, फल फूल इत्यादि, वो आराम से जो है उसको उनका उपभोग करता था। संतुष्टि पूर्वक जो है सीमित आवश्यकताएं थी उसकी, इसके लिए वो जो है बहुत ही कम आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए संतुष्टि प्राप्त करता था और सुखी रहता था। और समानता की स्थिति प्राकृतिक अवस्था में थी, अर्थात सभी व्यक्तियों, जो सृष्टि में जो भी उपलब्ध होता था वो सभी व्यक्तियों का समान रूप से उसका आधिपत्य हुआ करता था। इसलिए सभी व्यक्तियों को समानता की स्थिति प्राप्त थी, सभी व्यक्ति समान थे, ना कोई बड़ा था, ना कोई छोटा था, ना कोई निर्धन था, ना कोई अमीर था। तो इस प्रकार से प्राकृतिक अवस्था जो थी वो ऐसी अवस्था थी जिसमें सभी व्यक्ति संतुष्टिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते थे, सभी व्यक्ति स्वतंत्र थे, सभी व्यक्ति समान थे और सभी व्यक्ति जो है बहुत ही साधारण तरीके से, बहुत ही निष्पाप, या ये कहा जा सकता है कि निष्कपट तरीके से, बहुत ही जो है साधारण तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते थे। मनुष्य उत्कृष्ट जंगली था, अर्थात रूसो ने प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को उत्कृष्ट जंगली होने की उपमा देते हुए कहा कि वो जंगली था लेकिन वो उत्कृष्ट था, अर्थात उसके मन में न किसी के प्रति ईर्ष्या भाव था, न किसी के प्रति जो है प्रतियोगिता भाव या किसी के प्रति द्वेष भाव, और न ही किसी के प्रति जो है जलन या किसी के प्रति जो है संघर्ष की भावना उसके मन में नहीं थी। कालांतर में मानव जाति की संख्या में वृद्धि हुई, अर्थात रूसो ने माना कि धीरे धीरे मानव जाति की जब संख्या में वृद्धि होने लगी तो व्यक्ति जो है एक निर्धारित स्थान पर रहने लगा, और भौगोलिक जो है भेदभाव के कारण या भौगोलिक स्थिति के कारण या जलवायु की विभिन्नता के कारण व्यक्ति जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहने लगा, और जलवायु विभिन्नता के कारण व्यक्ति के हाथों में जो है उत्पादन के साधन जो है वो भिन्न तरीके के उसके पास आने लग गए, या उत्पादन के साधनों में भिन्नता के कारण जो है व्यक्ति के जीवन स्तर में परिवर्तन होने लगा। और जब व्यक्ति के जीवन स्तर में भिन्नता देखने को मिली तो जो है असमानता उत्पन्न हो गई, अर्थात प्राकृतिक अवस्था की समानता जो है यहाँ समाप्त हो गई, जबकि व्यक्ति के जीवन स्तर में भिन्नता आई, अर्थात व्यक्ति जलवायु भिन्नता के कारण एक स्थान, कोई व्यक्ति यहाँ रह रहा है, कोई व्यक्ति वहाँ रह रहा है, तो ऐसी स्थिति में भिन्न जलवायु होने के कारण उनमें जो है उत्पादन की क्षमताएं कम या अधिक होने लग गई, और जब उत्पादन की क्षमताएं कम और अधिक होने लग गई तो जो है समृद्धि भी जो है कम और अधिक होने लग गई, और जब समृद्धि कम और अधिक होने लग गई तो जीवन स्तर में भी जो है परिवर्तन आया, जीवन स्तर में भी वो जो है अंतर दिखने लगा। तो यहाँ पर जो है असमानता की स्थिति उत्पन्न हो गई और प्राकृतिक समानता जो है असमानता में परिवर्तित हो गई। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि व्यक्तिगत संपत्ति की बात जब आई, जब व्यक्ति जो है जमीन के कुछ हिस्से को जो है घेर कर कहने लगा कि ये जो भूमि है ये मेरी है, तो व्यक्ति अपनी शक्ति के आधार पर या अपनी विवेक के आधार पर अधिक से अधिक जो है ज़मीन का हिस्सा घेरने लगा और वो कहने लगा कि ये मेरी संपत्ति है। और जब ये बात आई तो जो अधिक शक्तिशाली व्यक्ति था या जो अधिक विवेकपूर्ण व्यक्ति था वो अधिक जो है भूमि का आधिपत्य अपने हाथों में ले लिया और वो बहुत बड़ी ज़मीन का मालिक बन गया, और बाकी जो लोग थे वो निर्धन रह गए या बहुत ही छोटी ज़मीन उनके हाथ में आई। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत संपत्ति की जब बात आती है, व्यक्ति ये सोचता है कि मैं इस ज़मीन पर आधिपत्य स्थापित कर लेता हूँ तो मेरी संतान को जो है अन्य भूमि पर कब्जा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी या मेरी संतान को सहूलियत हो जाएगी। तो इस हिसाब से व्यक्तिगत संपत्ति जो है व्यक्ति अधिक से अधिक बटोरना चाहता है, और व्यक्तिगत संपत्ति की बात जब आती है तो जो प्राकृतिक शांति थी, जो सौहार्द का वातावरण था, वो काफूर हो जाता है और व्यक्ति जो है एक दूसरे से संघर्ष में लग जाता है, अधिक से अधिक संपत्ति अर्जित करने की वो बात सोचने लगता है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक अवस्था में जब संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई व्यक्तिगत संपत्ति के माध्यम से, तो व्यक्ति जो है फिर क्या हुआ कि व्यक्तियों ने सामाजिक समझौते का निर्माण किया और सामाजिक समझौते के माध्यम से उन्होंने राज्य का निर्माण किया। अब हम देखेंगे अनुबंध या सामाजिक समझौता क्या था। इस संदर्भ में रूसो का ये मानना है कि समझौते के अंतर्गत प्रत्येक अपने व्यक्तित्व और अपने पूर्ण शक्ति को सामान्य प्रयोग के लिए सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन के अधीन समर्पित कर देता है तथा एक समूह के रूप में
हम में से प्रत्येक व्यक्ति समूह के अविभाज्य अंग के रूप में अपने व्यक्तित्व तथा अपने पूर्ण शक्ति को प्राप्त कर लेता है। अर्थात रूसो ने माना कि सामाजिक समझौता जो था वो सभी व्यक्तियों ने मिलकर सभी व्यक्तियों से किया था। अर्थात समाज के सभी व्यक्ति एकत्रित हो गए और सभी ने जो है ये माना कि सभी व्यक्ति जो है अपनी पूर्ण शक्ति का समर्पण जो है संपूर्ण समाज के लिए करेंगे और संपूर्ण समाज जो है उसके सर्वोच्च निर्देशन में सभी व्यक्ति कार्य करेंगे। तो सभी व्यक्तियों ने अपनी इच्छा का समर्पण किसके लिए किया? संपूर्ण समाज के लिए किया और सामान्य इच्छा के लिए किया। सामान्य इच्छा वो जो सभी व्यक्तियों की इच्छा है और ये निर्धारित किया कि सभी व्यक्ति सामान्य इच्छा के निर्देशन में वो कार्य करेंगे और स्वयं के व्यक्तित्व या स्वयं को जो है वो समाज का अविभाज्य अंग समझते हुए वो स्वयं के व्यक्तित्व का विकास करेंगे या स्वयं के व्यक्तित्व की खोज जो है वो समस्त में वो स्वयं को ढूंढेंगे। अर्थात वो अपने आप को समाज का अविभाज्य अंग मानते हुए वो स्वयं के हित के लिए या संपूर्ण समाज के हित के लिए कार्य करेंगे तो उनका स्वयं का हित भी स्वतः ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्वयं के व्यक्तित्व का विकास भी जो है वो समस्त समाज के विकास में ही स्वयं के व्यक्तित्व का विकास वो करेंगे या समस्त समाज के विकास में स्वयं के व्यक्तित्व का विकास को वो खोजेंगे। तो इस प्रकार सामाजिक समझौते की बात कही। इस संदर्भ में निष्कर्ष तौर पे कहा जा सकता है कि इस प्रकार रूसो के समझौते द्वारा उस लोकतंत्रीय समाज की स्थापना होती है जिसके अंतर्गत संप्रभुता पूर्ण समाज में निहित है और शासन कार्य सामान्य इच्छा के आधार पर किया जाता है। अर्थात ये कहा जा सकता है कि रूसो ने समझौते के द्वारा एक प्रकार से लोकतंत्रीय समाज की स्थापना की और ऐसा समाज जिसमें संप्रभुता जो है संपूर्ण समाज के हाथों में निहित होती है। अर्थात कोई एक व्यक्ति संप्रभुता को धारण करने वाला नहीं है बल्कि संपूर्ण समाज जो है वो संप्रभुता को धारण करने वाला है और सामान्य कार्य भी सामान्य इच्छा सभी शासन कार्य भी जो है सामान्य इच्छा के अनुसार होते हैं, सामान्य इच्छा के आधार पर उसमें किए जाएंगे। अर्थात सभी के हित के लिए सभी के भलाई के लिए जो है कार्य किए जाएंगे और संपूर्ण समाज के लिए शासन कार्य किया जाएगा या सामान्य हित के लिए सामान्य इच्छा की पूर्ति के लिए शासन कार्य किया जाएगा। ये हो गया आज का आपका टॉपिक। अब हम देखेंगे सामान्य जो रूसो के द्वारा सामाजिक समझौता सिद्धांत थी उसकी विभिन्न विशेषताएं अगले लेक्चर में देखेंगे। एक बार मैं आपको सारी स्लाइड्स दिखा देती हूँ। रूसो का सामाजिक समझौता